हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स अरावली। आज हमारा टॉपिक है कनाडा का लिवेबिलिटी फैक्ट्स के बारे में। जो लोग कनाडा जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे हैं, ये फैक्ट्स उनके डिसीजन में काफी हेल्प करेंगे। शुरुआत करेंगे हम कुछ फैक्ट्स जिसमें हम अलग अलग इंडेक्स पे कनाडा की रेटिंग आपको बताएंगे। बात करते हैं पहले इंडेक्स की, जो होता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी रहने लायक जगह के बारे में। ये इंडेक्स दिया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में, 2023 का इंडेक्स है ये, जिसमें कैलगरी कनाडा का शहर जिसकी रेटिंग 4th आई है, वैंकूवर की रेटिंग 5th आई है और टोरंटो की रेटिंग 8th आई है। बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, इसमें कनाडा का स्कोर 13 आया है, जहां का हर इंसान डेब्ट और लोन से दुखी है। उसके अलावा जहां एक्सपेंसेस सैलरी से कई गुना ज्यादा है, फिर भी क्या सोचकर ये रैंकिंग मिली है कनाडा को, ये एक शौक वाली बात है। अगली इंडेक्स रेटिंग की बात करेंगे, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की रेटिंग है, इसमें कनाडा की पोजीशन 4th आई है। कॉमेडी वाली बात यह है कि जहां लोगों को डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है, उस देश की रैंकिंग 4th, पता नहीं कौन बेवकूफ लोग यहाँ की रेटिंग देते हैं। अगली रेटिंग की बात करेंगे हम, फोर्ब्स सेफ्टी कंट्री इंडेक्स 2022 की रेटिंग, इसमें कनाडा की पोजीशन 6th आई है। दिस रैंकिंग की बात की जाए तो ये रैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे के द्वारा दी गई है कि यानी उनके हिसाब से ये कनाडा 6th पोजीशन पे आया है सेफेस्ट कंट्री में। सेफेस्ट सिटी की बात करें तो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर दुनिया में 3री पोजीशन पे आया है सबसे सेफ शहर के बारे में। अब हम बात करेंगे कनाडा में कितने प्रकार के वीजा होते हैं। तो कनाडा में काफी प्रकार के वीजा होते हैं। सर, पहला टाइप है स्टूडेंट वीजा। ये वीजा डिपेंड करता है आपको कितने साल का प्रोग्राम है, 2 साल 3 साल, उसके अकॉर्डिंग मिलता है और बाद में उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे वीजा की बात करेंगे, सुपर वीजा। सुपर वीजा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट के लिए मिलता है और ये 10 साल के लिए मिलता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मतलब पेरेंट्स 10 साल तक कनाडा में अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, जो दूसरी कंट्री प्रोवाइड नहीं करती। तीसरा कैटेगरी है विजिटर वीजा। ये भी 10 साल के साथ मिलता है, जो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर कंट्री 10 साल का विजिटर वीजा नहीं देती। अगला वीजा है वर्क परमिट, जो अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार होता है स्किल के बेस पे। फिर अगला है बिजनेस क्लास इमिग्रेशन वीजा। बिजनेस क्लास इमिग्रेशन वीजा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्यूबेक एक क्लास इमिग्रेशन वीजा, फेडरल इमिग्रेशन वीजा और कुछ प्रोविंस अपने खुद के प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। अब बात की जाए, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसके साथ आपके पास कैनेडियन वीजा है तो आपको 36 कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। हाँ, इसके लिए आपको कैनेडियन पासपोर्ट होना जरूरी है। केवल कैनेडियन वीजा ही अगर आपके इंडियन पासपोर्ट पे है तो भी आपको वीजा फ्री एक्सेस मिल जाता है 36 कंट्री के। उसकी लिस्ट आपके सामने अभी आ रही हो। अगला हम बात करेंगे कनाडा में कितनी प्रोविंसेस हैं। तो कनाडा में टोटल 13 प्रोविंसेस हैं, जिसमें सबसे फेमस प्रोविंस है एल्बर्टा, जिसका शहर है कैलगरी। ब्रिटिश कोलंबिया इसका सबसे बड़ा शहर है वैंकूवर। ओंटारियो इसका फेमस शहर है टोरंटो और क्यूबेक जिसका सबसे प्रसिद्ध शहर है मॉन्ट्रियल। मेजर सिटीज की बात करें तो कनाडा में 4 मेजर सिटीज हैं, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और कैलगरी, और यहाँ की ज्यादातर आबादी इन बड़ी सिटीज में रहती है। अब बात की जाए कनाडा के अच्छे पॉइंट कौन कौन से हैं। हाँ, अच्छे पॉइंट काफी कम है बुरे पॉइंट्स की तुलना में। तो अच्छे पॉइंट है कनाडा की, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। 12th तक की एजुकेशन सभी लोगों को यहाँ फ्री मिलती है, चाहे आप वीजा पे हो या के सिटीजन हो। स्कूल सभी के लिए फ्री है। और उसके अलावा बात करें, यहाँ पर बहुत सारे फेमस और रैंक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जिनकी एजुकेशन काफी अच्छी है। अगली बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब यहाँ पर पानी और फॉरेस्ट की बिल्कुल कमी नहीं है, ना ही कोई प्रकार के अन्य मिनरल्स की कमी है। यहाँ पर यूरेनियम भी काफी निकलता है और पेट्रोल भी बहुत निकलता है और पानी भी खूब है। तो यहाँ के कोई भी इंसान को पानी या किसी भी खनिज पदार्थ की कभी कमी नहीं होगी। अगली खास बात करें, यहाँ पर बहुत सारा लैंड एरिया है। मतलब जहां दुनिया में लैंड की काफी शॉर्टेज चल रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कनाडा के पास लैंड भरपूर मात्रा में है। अगला अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों ही कम है, तो यहाँ एक आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगला अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर हीटिंग काफी सस्ती है। कहने की बात की जाए कि ज्यादातर घर यहाँ पर गैस से हीट ना होकर इलेक्ट्रिसिटी से हीट होते हैं, क्योंकि यूके और यूरोप में जहाँ प्रॉब्लम चल रही है गैस की, क्योंकि सारी गैस रशिया सप्लाई करता था और इस कारण यूके यूरोप में हीटिंग महंगी हो गई। तो कनाडा ने हमेशा से ही अपनी हीटिंग को गैस की जगह इलेक्ट्रिसिटी बेस रखा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ की ज्यादातर आती है न्यूक्लियर प्लांट से, जो काफी सस्ती है। इसी कारण कनाडा में हाउसेस को हीटअप रखना काफी सस्ता है यूके यूरोप के कंपैरिजन में। अगली बात करेंगे
चीप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है और ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसी कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सस्ती है। अगले बेस्ट पॉइंट की बात की जाए कि यहाँ पे क्राइम बहुत कम है। यहाँ पर काफ़ी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ क्राइम काफ़ी कम है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करेंगे अपने मेन मुद्दे पर, जो है कनाडा के बारे में क्या क्या बुरे पॉइंट्स। पहला बुरा पॉइंट यह है कि यहाँ का हेल्थ केयर बड़ा ही बेकार है, यानी वर्स्ट हेल्थ केयर। चाहे बात हो डेंटल ट्रीटमेंट की या बेसिक हेल्थ चेकअप की, सबके लिए है लंबी वेटिंग लिस्ट है। कभी कुछ ऑपरेशन कराना हो या एक्सरे या अदर टेस्ट, उसके लिए भी लंबी वेटिंग लिस्ट है, भले ही वो इंसान मर क्यों ना जाए। हमने काफी इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी उसको घंटों तक कॉमन एरिया में वेट कराया जा रहा है। एकदम थर्ड क्लास का यहाँ का हेल्थ सिस्टम है और यहाँ की 4th पोजीशन की रेटिंग दी है हेल्थ इंडेक्स ने, यानी यहाँ का हेल्थ सिस्टम को 4th पोजीशन दी है। पता नहीं क्या सोचकर दी है और कौन बेवकूफ़ी रेटिंग दे रहा था। या तो किसी पागल ने इसकी रेटिंग 4th दी है या कोई करप्शन से पैसे खाकर इसको अच्छी रेटिंग मिली है। और ये लोग कहते हैं कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम बेकार है। इंडिया का हेल्थ सिस्टम कनाडा से 1000 टाइम्स बेटर और फास्ट है। निष्कर्ष की बात की जाए कि यहाँ का हेल्थ केयर खराब क्यों है जबकि दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ आ रहे हैं। उसके अपेक्षा में यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ काफी कम है। इसी कारण यहाँ का हेल्थ केयर कोलैप्स हो रहा है, खराब होने की कगार पे है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। लोग हर साल कनाडा बुलाया जा रहा है इमिग्रेंट्स को, बट उसके अपेक्षा में डॉक्टर्स और नर्सेस की तादाद उतनी नहीं है जो इतनी आबादी को सर्व कर सके जितनी मात्रा में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। अगले बुरे पॉइंट की बात की जाए तो वो है वर्स्ट वेदर। ऑलमोस्ट बात की जाए अक्टूबर से मई तक काफी राज्यों में यहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 9-10 महीने यहाँ पर बर्फ पड़ती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे स्नो स्टॉर्म वहां आते रहते हैं और आपको ऐसे ही स्नो में घर से निकलना, ऑफिस जाना, ग्रोसरीज लाना जैसे दूसरे काम करने पड़ते हैं। और आप सोच रहे हैं कि आप कार ले लेंगे, तो एक्सट्रीम स्नो में कार चलाना भी काफी डिफिकल्ट होता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहते हैं। अगले बुरे पॉइंट की बात की जाए तो वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा ही बेकार और घटिया है। कारण यह है कि इसकी कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा है, प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। मतलब अगर आपको 2 से 3 किलोमीटर भी कहीं जाना हो तो आपको हो सकता है 2 या 3 बस चेंज करनी पड़ जाए। इंडिया की तरह नहीं कि एक बस में बैठे और काफी दूर तक आपको एक ही रास्ते, मतलब कनेक्टिविटी इन लोगों ने जानबूझकर पूरी रख रखी है ताकि ज्यादातर लोग कार खरीदे, क्योंकि ये अपने देश को कार डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाना चाहता है, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट। तो ये अमेरिका के पच्चीनों पे ही चल रहा है, इसलिए यहाँ इन्होंने जानबूझकर अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब रख रखा है ताकि ज्यादातर लोग कार खरीदे। और ऐसा खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोकल रेजिडेंट्स को ये फोर्स करता है कि वो कार खरीदे। अगर आपके पास कार नहीं है तो आपका जीवन बेहद कठिन है और मुश्किल हो जाएगा कनाडा में। पर कार मेंटेन करना हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बात की जाए कनाडा के बड़े शहर जैसे टोरंटो और वैंकूवर की। अब बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। अगली प्रॉब्लम है यहाँ पर कार और हाउस इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब कनाडा में कार मेंटेन करना काफी ज्यादा महंगा है। एग्जांपल के तौर पर एवरेज इंश्योरेंस नॉर्मल कार का ओंटारियो में $200 पर मंथ है एक नॉर्मल कार के लिए। अगर आपके पास एसयूवी कार है और कोई महंगी कार है तो आपका इंश्योरेंस $300 से $400 पर मंथ भी पहुंच सकता है, जा सकता है। डिपेंड करता है कार की कॉस्ट पे, आपके लाइसेंस कितना पुराना है इस पे, और भी कई फैक्टर्स इस पे असर डालते हैं। अगली प्रॉब्लम की बात की जाए तो फॉरेन डिपेंडेंट इकोनॉमी है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पूरे साल बहुत ही खराब वेदर रहता है और बर्फ पड़ती है। तो ये ज्यादातर देश पूरी इकोनॉमी यहाँ की बाहर के देशों पे डिपेंडेंट है। मतलब ज्यादातर प्रोडक्ट्स यहाँ पर चाइना से आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स भी यहाँ पर यूएसए, साउथ अमेरिका और चाइना से आते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो चाइना से आते हैं वो सस्ते होते हैं, जो आपको डॉलरामा या डॉलर ट्री जैसे स्टोर्स पे दिखेंगे। और बात की जाए दूसरी तरफ वॉलमार्ट जैसे बड़े स्टोर्स की, वो भी चाइनीज प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं मगर महंगे दामों पे। अब अगली प्रॉब्लम की बात की जाए कि सैलरीज यहाँ पर काफी लो है यहाँ के खर्चों के अपेक्षा में। सैलरी डिडक्शन के बाद इतनी ही आती है कि बड़ी मुश्किल से वहां पर गुजारा आप कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपका दोस्त $1 लाख कमा रहा है और मजे कर रहा है, तो आपने कभी उसकी सैलरी स्लिप देखी है?
नहीं देखी तो मत विश्वास कीजिए उसकी बातों पर। एवरेज आदमी कनाडा में 50 से 60 हजार डॉलर सालाना कमाता है और इस तनख्वाह में जीवन काफी गरीबी से निकालना आपको पड़ सकता है। अगली प्रॉब्लम की बात करेंगे बेसमेंट कल्चर। कनाडा में बेसमेंट कल्चर बहुत फेमस है। कारण यह है कि हर आदमी अपार्टमेंट या घर रेंट पे लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ज्यादातर लोग बाग बेसमेंट अफोर्ड करते हैं। जब आप कनाडा में नए नए आते हैं तो आप केवल बेसमेंट ही अफोर्ड कर पाते हैं और बेसमेंट का पेमेंट भी कम नहीं होता। बेसमेंट भी आपको $1500 प्रति महीने की दर पे मिलता है, जो कि काफी महंगा है। और बेसमेंट में रहना काफी मुश्किल होता है क्योंकि रोशनी और हवा पानी की काफी प्रॉब्लम होती है। अगली प्रॉब्लम की बात करेंगे, यहाँ पर अल्ट्रा कॉस्टली हाउस की प्राइसेस हैं और बहुत हाई रेंट्स हैं। अब बात की जाए एवरेज रेंट की 1 बेडरूम अपार्टमेंट की, तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट कनाडा में कम से कम $2500 एवरेज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा हो, $25 पर मंथ टोरंटो में मिलता है और उसी के अप्रॉक्स $25 ही पर मंथ वैंकूवर में मिलता है। अब आप सोचिए, जहां लोगों की एवरेज सैलरी टैक्स और अदर डिडक्शन काट के केवल 3000 रुपए आती है, वो अपना जीवन अपने परिवार के साथ कैसे चलाएगा इतना रेंट देके। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग बेसमेंट में रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड जिसकी $75,000 सालाना तनख्वाह थी और उसकी सैलरी काट के हर महीने केवल 3000 आती थी। सोचो कितना पैसा आपका टैक्स और डिडक्शन में कट जाता है। ऐसी हालत में आप अपना खर्चा कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप अपना जीवन बेसमेंट में रहकर गुजारेंगे? और यदि आपका आंसर हाँ है तो वो कब तक? अगली प्रॉब्लम है कनाडा की कि यहाँ की बहुत स्लो गवर्नमेंट सर्विस है। जैसा कि आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आप यहाँ एक नए इमिग्रेंट के दर पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है सिन नंबर लेना, यानी सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो बहुत असेंशियल होता है क्योंकि सभी जॉब्स, बैंक अकाउंट और सभी जगह वो मांगा जाता है। और आप देख सकते हैं ऊपर पिक्चर में कि इस सिन नंबर के लिए हर ऑफिस पे इतनी ही लंबी लंबी लाइन्स होती है और लाइनों में आपको 6 से 7 घंटे रोडों पर इंतजार करना पड़ता है। 4 से 5 घंटे तो काफी मेरे दोस्तों ने भी इंतजार किया, और वो भी इतने घटिया टेम्परेचर में जहाँ इतनी ठंड, बर्फ और हवा रहती है, उसमें इंतजार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यही आपको कंडीशन फेस करनी पड़ेगी जब आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएंगे। वहां भी घंटों की लंबी लंबी लाइनें और कतारें हैं, और मौसम कैसा भी हो आपको उन्हीं लाइनों में इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट बनाना है तो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज बेहद स्लो है और इमिग्रेंट जरूरत से ज्यादा यहाँ आ रहे हैं, तो वो सर्विसेज इतने इमिग्रेंट्स को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए हर जगह आपको बहुत लंबी कतारें मिलेंगी। अगली प्रॉब्लम है कि जब आप कनाडा में नए आते हैं तो एयरपोर्ट पे बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। आप चौक जाएंगे जब आप फर्स्ट कनाडा में आते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे इमिग्रेशन पर्पज से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का इमिग्रेशन, जो फर्स्ट इमिग्रेशन होता है एयरपोर्ट में, काफी स्लो है और आप लंबी लंबी इमिग्रेशन की कतारें देखेंगे जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो आप या तो बूढ़े हैं या काफी बड़ी उम्र के हैं, आपको कोई बीमारी है या आप बच्चों के साथ है, तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप पहली बार कनाडा आ रहे हैं तो। दूसरी बार आने वालों को इतनी लाइन में नहीं रहना पड़ता। अगली प्रॉब्लम की बात की जाए तो कनाडा की सारी जॉब्स सेंटर्ड है टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में। तो बेसिकली 3 सिटीज सेंटर्ड इकोनॉमी है कनाडा की, और ये एक बहुत ही बेकार एग्जांपल है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाए तो केवल 3 ही सिटीज का हो रहा है। कनाडा जो अपने इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करके और कंपनीज को रिबेट देके अदर सिटीज में ओपन करवाएगा, तभी इन 3 सिटीज से कुछ बोझ कम होगा, वरना कुछ ही शहर में सीमित होकर रह जाएगी यहाँ की ज्यादातर लोग, और ज्यादा क्राउड और डिमांड के कारण ये 3 शहर हमेशा महंगे होते रहेंगे। अगली प्रॉब्लम की बात की जाए तो जॉब प्रॉब्लम, क्योंकि इतने जरूरत से ज्यादा मात्रा में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब लेना तो बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग केवल वेटर, फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर, कॉल सेंटर एम्प्लॉइज एक्सेट्रा जैसी जॉब्स करते रहते हैं, जो जिसमें एवरेज पे बहुत कम होती है, यानी $15 प्रति घंटा, जिसमें आपका महीने का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता है और आप बेहद ही गरीबी का जीवन सामना करेंगे। क्योंकि इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब्स की काफी कमी है। हाँ, बट अगर आप लेबर वाली जॉब्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं है, और डबल शिफ्ट करना चाहते हैं तो काफी पैसे कमाएंगे। अगली प्रॉब्लम की बात करें तो अनफ्रेंडली पीपल। हाँ, आप जानकर शॉक हो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर जगह यही बताया जाता है कि कनाडा के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, बट हकीकत ऐसे नहीं है। ज्यादातर जगह यही बताया गया है, बट ज्यादातर कैनेडियन काफी सीरियस ही दिखेंगे
मुश्किल से बात करने वाले होते हैं। इसी कारण आपको फ्रेंड्स बनाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगले इशू की बात करेंगे जो है यहाँ का PR इशू। PR यानी परमानेंट रेसिडेंशियल। हर इंसान जो वीजा पे आता है उसका पहला सपना होता है कि यहाँ की किसी भी कंट्री की परमानेंट रेसिडेंशिप लेना, ताकि उसको बार बार वीजा रिन्यू के चक्कर में नहीं जाना पड़े। यहाँ पर PR लेना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी काफी समय लगता है। पहले काफी आसान हुआ करता था, बट अब क्योंकि ये स्कोर पॉइंट्स पे PR डिसाइड करता है और स्कोर पॉइंट्स का कैलकुलेटर है जो काफी दिन पे दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है। आप जानकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे अदर कंट्री से जहाँ परमानेंट रेसिडेंस लेना केवल कितने साल आप रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी किसी कंट्री में आप 5 साल रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेसिडेंस के लिए, बट कनाडा में ऐसा नहीं है। पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे PR देता है। समय के साथ कनाडा में PR के जो पॉइंट्स है वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण PR लेना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इस सिचुएशन से बचने के लिए काफी लोग दूर दराज के रिमोट एरियाज में जाकर रहने लग जाते हैं, जहाँ के PR के पॉइंट्स काफी कम होते हैं, बट वहां पर जीवन काफी मुश्किल हो जाता है। अगली प्रॉब्लम की बात की जाएंगे तो वो है एक्सपेंसिव कार्स। कनाडा में कार्स काफी महंगी है। कारण यह है कि कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ज्यादातर कारें कनाडा के बाहर से आती है, या तो USA से आती है या यूरोप से आती है। इसी कारण वहां पर कार काफी महंगी है। अगली प्रॉब्लम की बात की जाएंगे एक्सपेंसिव टूरिस्ट प्लेसेस। तो यहाँ पे जो भी घूमने की प्लेसेस है, बहुत सारी जगह तो नहीं है, बट हाँ जो भी जगह यहाँ पर है घूमने की वो काफी महंगी है। अगर आप कंपेयर करेंगे यूरोप से, जहाँ पर काफी टूरिस्टिक प्लेस है और उनका एक सिंगल पास मिलता है जो काफी सस्ता होता है, उससे आप सब जगह एक ही पास से घूम पाएंगे। पर कनाडा में हर जगह का टिकट काफी कॉस्टली होता है, तो आपको ज्यादा जगह देखना काफी महंगा पड़ सकता है। और अगली प्रॉब्लम की बात की जाएंगे जो है कॉमन टिकट प्रॉब्लम ऑफ कनाडा। कॉमन टिकट प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। ट्रेन का मतलब, कहने का मतलब है, एग्जांपल के तौर पर यूरोप में अगर आप कोई ट्रेन मिस कर जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप सेम टिकट से उसी रास्ते में जा रही अगली ट्रेन में बैठ सकते हैं और आपको दोबारा टिकट नहीं लेना पड़ेगा। काफी बार मैंने भी सिंगल टिकट से ट्रैवल करा है यूरोप में काफी प्लेसेस, पर कनाडा में ऐसा नहीं है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आपको काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का टिकट भी बहुत कॉस्टली होता है और आपका सारा टिकट वेस्ट हो जाएगा। और आपकी ट्रेन छूट गई तो, क्योंकि आपको नई ट्रेन के लिए नया टिकट लेना पड़ेगा। इसी की तरीके से हमारा वीडियो आज समाप्त होता है। वैसे तो और भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, बट यही मेन प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताना चाहता था कनाडा के बारे में। और अच्छी जानकारी के जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।